हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं और ये 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 1 क्यों नहीं, क्योंकि चैप्टर 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ने लायक है। उसमें केवल इतना बताया हुआ कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो चैप्टर 2 से ही शुरू हो रहा है यह बुक, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यह 6th क्लास का बुक है और यहीं से समझिए तो हिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए इतिहास को 3 प्रमुख कालखंडों में बांट दिया गया है, ठीक है, ताकि इसको पढ़ना आसान हो। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल कब से कब तक, मतलब कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। तो मानव जीवन की जब से शुरुआत हुई और तब से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध तक, ठीक है। यानी मानव जीवन आप जब से सोच रहे हैं तब से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध तक, यानी कि यह 750 एडी की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। मतलब प्राचीन काल का जो शुरुआती चरण है उसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल? क्योंकि वहाँ पर कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। तो जहाँ से लिखित प्रमाण शुरू हो गया है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, और ऐतिहासिक काल से पहले जो था वह लिखित प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा था? तो आग और पहिए का उपयोग शुरू हो गया था, खेती और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, गांव, कस्बे और नगर का विकास हो गया था। आगे देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संगठित राज्यों का निर्माण। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसको आप ले लीजिए 600 बीसी, ठीक है, 600 बीसी। इस समय क्या हो रहा था? संगठित राज्यों का निर्माण शुरू हो गया था। आगे चलकर क्या हुआ? यही जो साम्राज्य, छोटा छोटा जो राज्य था वह धीरे धीरे साम्राज्य बन गया, ठीक है, विशाल साम्राज्य बन गया। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं मौर्य, गुप्त, ये सब, ठीक है। ये सब जो मौर्य, गुप्त और ये जो बड़े बड़े साम्राज्य बने थे, ये सारे क्या हुए? 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद साम्राज्यों का विघटन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का गठन शुरू हो गया। मतलब सबसे पहले एक छोटा राज्य 600 बीसी के टाइम में छोटा राज्य बनना शुरू हुआ, वह धीरे आगे चलकर साम्राज्य बन गया, मौर्य, गुप्त और इस तरह का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उनका विघटन हो गया उन साम्राज्यों का, और फिर से वो छोटे छोटे राज्य बन गए। आगे देखते हैं, अब हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था प्राचीन काल को लेकर वो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। मध्यकाल कब से कब तक है? तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 750 तक, तो 750 एडी तक क्या चल रहा था? यह प्राचीन काल चल रहा था। तो यह 8वीं शताब्दी से, यानी कि 800 एडी से शुरू हुआ और 1800 एडी तक मध्यकाल चल रहा था, ठीक है। 8वीं शताब्दी के बाद राज्य कमजोर पड़ने लगे। जैसा कि हम लोग देखे थे प्राचीन काल में ही अंत में क्या हुआ था? राज्य जो था वह खत्म हो, मतलब 6वीं शताब्दी में ही वहाँ पर राज्य जो था, उनका साम्राज्य जो था, उनका विघटन हो चुका था, राज्य में वो बदल गया था। 8वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? राज्य और कमजोर पड़ने लगे, नगर और व्यापार का विकास हुआ। राज्य भले ही कमजोर पड़ रहा था लेकिन नगर और व्यापार का विकास हो रहा था। 11वीं शताब्दी तक क्या हुआ? नए सैन्य साधन आने लगे और उन्नत उत्पादन तकनीक, मतलब कि जो खेती और कृषि का विकास हो रहा था, ठीक है, उत्पादन की नई नई तकनीकें आ रही थी। आगे देखते हैं हम लोग, इस्लाम धर्म के माध्यम से नई विचारधारा का आगमन, ठीक है। तो अब मध्यकाल में क्या हुआ? 11वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम धर्म आना शुरू हो गया था, और इस्लाम धर्म आया तो यहाँ पर नई विचारधारा का आगमन भी शुरू हो गया। बड़े साम्राज्य बने और सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मध्यकाल चलता रहा। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी कि 1750 तक, ठीक है, 1750 एडी तक क्या चलता रहा? तो मध्यकाल चलता रहा। आधुनिक काल देखते हैं, आधुनिक काल कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पर 1750 के बाद, ठीक है, 1750 एडी के बाद, ठीक है, शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक, अभी तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। पश्चिमी देशों से नए विचार और प्रशासनिक प्रणाली आई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1750 के आसपास, मतलब 1750 तो नहीं, उससे पहले ही अंग्रेज, पुर्तगाली, ये सब लोग, डच, डेनिस, ये सब लोग आना शुरू हो गए थे, ठीक है। और नई नई तरह के विचार के साथ साथ प्रशासनिक प्रणाली भी, मतलब शासन करने का नया नया प्रणाली, नया नया तकनीक भी आ रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन में प्रगति हुई। तो इन सब में अंग्रेजों के आने से जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संचार में, परिवहन में, सारी चीज़ों में प्रगति देखने के लिए मिली। लेकिन यह व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित थी, जिसका उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। तो हम लोग जानते ही हैं कि वह लोग भले ही शिक्षा, व्यापार और बहुत तरह की चीज़ें लेकर आए, लेकिन क्या था इनका उद्देश्य? क्या था? आर्थिक शोषण करना भारतीयों का। इसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है।
इसका परिणाम क्या हुआ? भारतीयों में जागृति आई। उपनिवेशवाद का परिणाम यही रहा कि भारतीयों में जागृति आई जब उनका शोषण होने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कब से शुरू हो गया? तो 1950 के बाद शुरू हो गया था। सॉरी 1900 नहीं, 1850 के बाद। 1850 के बाद क्या शुरू हो गया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था। आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित रहा। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ और नए संविधान बने। मानव जाति के इतिहास के लिखित स्रोत, इतिहास के स्रोत, मानव जाति के इतिहास के स्रोत। तो कहाँ-कहाँ से हम लोगों को स्रोत मिलता है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि जो भी हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं उसके स्रोत क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले तो लिखित स्रोत है, अभिलेख है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है, सिक्के हैं। तो ये 4 स्रोत है हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं लिखित स्रोत में अतीत में लिखी गई पुस्तकें, ठीक है। लिखित स्रोत में क्या क्या है? जो पहले के ज़माने में, पहले के टाइम पे जो पुस्तकें लिखी गई जिनसे राजाओं, आम लोग, धर्म, विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। हाथ से लिखी पुस्तकें, पांडुलिपि उसको कहते हैं, ठीक है, जो हाथ से लिखी गई है। इसको ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखा जाता था, ठीक है। कई नष्ट हो चुके हैं, बहुत सारा लिखित स्रोत जो है वह नष्ट हो गया है, कुछ पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सुरक्षित है। तो इसका उदाहरण अगर हम देख लें तो पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में है। पालीगंज भरतपुरा का गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, तो ये दोनों पुस्तकालय याद रखिएगा। पटना का लाइब्रेरी कौन सा है? खुदा बख्श लाइब्रेरी। और गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर है? तो पालीगंज भरतपुर, ठीक है। अन्य लिखित स्रोत में अगर हम लोग देखें तो महाकाव्य है, कविता है, नाटक है, संस्कृत, यह सब कौन कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो संस्कृत में है, प्राकृत में है, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं में है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह लिखित स्रोत तो हो गया। उसके बाद अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? पत्थर या धातु की सतह पर नुकीली औजार से लिखे गए आदेश या घोषणाएं, इसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। इन पर राजाओं की उपलब्धि और आदेश लिखे होते हैं। आज भी आप देखेंगे कि कहीं पर अगर कुछ बनवाया जाता है, पुल वुल बनवाया जाता है, तो उसके आगे एक बोर्ड लगवा दिया जाता है, या एक कोई सड़क बनवाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं कि कौन से मंत्री ने बनवाया है। तो उसी तरह उस समय भी क्या होता था कि अभिलेख लिखवाया जाता था राजाओं की जो उपलब्धियां रहती थी या उनका जो आदेश रहता था, जो जो पूरे राज्य में उनको पालन करना रहता था, तो वह बड़े बड़े बोर्ड पर लिखवा देते थे। इन्हें ऐसी जगह लगाया जाता था जहां लोग आते जाते रहे ताकि आदेश पढ़ सके। अब देखते हैं तीसरा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अतीत में बनी इस्तेमाल की गई वस्तुएं। पुरातात्विक स्रोत उनको कहते हैं जो पुराने समय में जो भी चीजें बनी हुई थी और उनका जो अवशेष मिला है, जैसे इमारतों का अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, चित्र, सिक्के, ये सब जो है पुरातात्विक स्रोत है। खुदाई से प्राप्त होता है और इसे अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करते हैं? तो इन्हें पुरातत्वविद अध्ययन मतलब कि अध्ययन किया करते हैं इसका। जानवरों, पक्षियों की हड्डियां बताते हैं कि यह किस प्रकार उस समय किस प्रकार के जीव पाए जाते थे, ठीक है। जानवर और पक्षियों की जो हड्डियां मिली हैं उससे पता चलता है कि किस प्रकार का उस समय जीव पाया जाता था। अनाज और कपड़े के अवशेष, ये क्या बताते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। सिक्के, सिक्के के द्वारा जो शासक लोग जारी करवाया करते थे सिक्के, उन पर राजकीय चिन्ह होता था, धार्मिक प्रतीक होता था, लिपि अंकित किया जाता था, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको जो कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। समय निर्धारण की विधि क्या थी? तो यहाँ पर मतलब डेटिंग का क्या पैटर्न था, डेटिंग कैसे रखा जाता था? तो यह खुदाई में मिली जो वस्तुएं होती थी उसका उम्र कैसे जानेंगे, उसको पता कैसे लगाएंगे कि कितने साल पहले यह चीज़ मतलब बना था। तो इसका एक सामान्य विधि होता है जिसको कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं, सॉरी रेडियो कार्बन विधि कहते हैं, ठीक है, या कार्बन 14 मेथड। तो इसको याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। पटना कुम्हरार में खुदाई। डॉक्टर स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले, ठीक है, मतलब वहाँ पर पटना में कुम्हरार में खुदाई जब किया गया, किसके द्वारा? डॉक्टर स्पूनर द्वारा। तो डॉक्टर स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का स्तंभ निकाला। वहाँ पर क्या मिले हैं? तो सोने के बैलों के टुकड़े मिले, सोने के बैलों के टुकड़े मिले। मगध साम्राज्य की समृद्धि और भव्यता का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि मगध साम्राज्य कितना समृद्ध और भव्य था। रेडियो कार्बन विधि, यह काम भौतिक शास्त्री करते थे। रेडियो कार्बन विधि जो होता है ये, इसको कार्बन 14 डेटिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो यह काम कौन करता था? तो भौतिक शास्त्री करते थे, जो फिजिक्स के जो ज्ञाता है वो लोग ये काम करते थे। सभी जीव जैसे मनुष्य, पौधे, पशु, ये सब में क्या होता है? एक रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है कार्बन 14, ठीक है। जब वह जीवित रहते हैं तो वायुमंडल से लगातार वह कार्बन 14 को ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वह मर जाते हैं तो क्या होता है? कार्बन 14 लेना वह बंद कर देते हैं। तो इससे पता चलता है, दोनों के रेशियो से पता चलता है
कि कितना समय हुआ है इनको, मतलब यह चीज़ खत्म हुई, इनको मरे हुए कितना समय हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक बीच बची हुई कार्बन 14 की मात्रा को माप कर जीव या वस्तु की आयु तय करते हैं, ठीक है, कि अब कितना कार्बन बचा हुआ है उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि यह वस्तु जो है कितने समय पहले मरा होगा। चलिए, तिथियों का मतलब, डेटिंग सिस्टम। प्राचीन समय में क्या होता था, विक्रम संवत और शक संवत से तिथि की गणना की जाती थी। आज क्या है, आज हम लोग ईसा मसीह के जन्म से लेकर तिथि की गणना करते हैं। पहले क्या होता था, विक्रम संवत और शक संवत, याद रखिएगा इसको, पूछा जा सकता है आपसे। और आज आज के टाइम पर क्या होता है, ईसा मसीह का जो जन्म है, ठीक है, तो उनको, वह जिस साल में जन्म लिए थे उसको जीरो मान लिया गया, और उनके बाद 1 साल 2 साल 3 साल जैसे भी बढ़ता गया, उसको उसी के हिसाब से हम लोग तिथियों की गणना करते हैं। उसी में क्या होता है, अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले का अगर हमको डेट बताना है तो उसको क्या कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे या बीसी कहेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और अगर हमको उसके बाद कहना है, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो उसको हम एडी कहेंगे। एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। तिथियों का मतलब क्या है, 2019 जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो 2000 अगर 9 बोल रहे हैं तो 2009 बोलने का क्या मतलब है, ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009 वर्ष बाद, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 2009 वर्ष बाद। 2025 बोल रहे हैं तो ईसा मसीह के जन्म के 2025, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व बोल रहे हैं, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले, ठीक है, अगर ईसा पूर्व बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें, भारत को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग कौन कौन सा भौगोलिक पार्ट देख लेते हैं। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू देखें तो मान लीजिए कि ऐसे भारत का ऐसा बना लेते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो यह जो एरिया है वह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत है। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है, हिमालय से तराई तक, मतलब हिमालय जहाँ से शुरू होता है और उसके एंड तक, तराई तक, ठीक है। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम। पश्चिम में खैबर, बोलन, गोमल दर्रे, अफगानिस्तान एवं ईरान से संपर्क, ठीक है। तो हिमालय से तराई तक क्या हो गया, यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, सिक्किम ये सब क्षेत्र आता है, ठीक है। पश्चिम में इस तरफ क्या है, 3-4 दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, ठीक है। तो यह सब अफगानिस्तान व ईरान जाने का रास्ता है। दूसरा भाग देखते हैं, तो उत्तर का गंगा मैदान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर तो पर्वतीय हो गया था, उसके बाद का एरिया जो है उत्तर का गंगा मैदान, ठीक है। उत्तर का मैदान जिसमें गंगा, यमुना, सिंधु नदी है, ये सब जितना भी एरिया है उसको क्या कहेंगे, उत्तर का मैदान कहेंगे, ठीक है। दक्षिण का पठार, उत्तरी सीमा पर नर्मदा व ताप्ती नदी, तो ठीक है, ये एरिया हो गया। उसका दक्षिण का पठार, यह एरिया जो है पूरा दक्षिण का पठारी एरिया है, ठीक है। तो इसको हम दक्षिण का पठारी एरिया, उत्तरी सीमा पर, यहाँ पर क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदी है। विंध्य और सतपुरा पर्वत है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करता है। यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करने के लिए कौन सा पर्वत है, तो विंध्य और सतपुरा पर्वत है, ठीक है। देखिए आगे है दक्षिणी मैदान, गोदावरी। अब यह यहाँ पर दक्षिण में भी मैदान है कुछ कुछ, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र, यह उपजाऊ भूमि है। तो ये 4 भाग हो गए हैं। पहला कौन सा भाग था, पहला यहाँ पर्वत का भाग, फिर मैदान का भाग, ठीक है, फिर यहाँ पर पठारी भाग, और यहाँ पर फिर मैदानी भाग, ठीक है। कौन कौन सा मैदानी भाग, तो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का मैदानी भाग। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, कुछ कुछ स्थल हैं जो बहुत ही पुराना स्थल है जो आपको याद रखना चाहिए। पहला है मेहरगढ़, ठीक है, यह 6000 ईसा पूर्व पहले का स्थान है, जहाँ पर गेहूं, जौ की खेती, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पालतू जानवर के बारे में पता चला है कि उस समय के जो लोग थे वह जौ और गेहूं की खेती करते थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल पाला करते थे। सिंधु घाटी की अगर हम बात करें तो यह कब से कितना साल पुराना सभ्यता है, तो यह 2500 ईसा पूर्व नगरीय सभ्यता का विकास, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के समय में क्या हुआ था, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। विंध्य क्षेत्र में क्या है, ब्रह्मगिरी है, ठीक है, ब्रह्मगिरी 3000 साल पहले यहाँ पर महापाषाणी संस्कृति थी। महापाषाणी संस्कृति उसको कहते हैं जिसमें जो दफनाया जाता था मृतकों को, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, ठीक है, बड़े पत्थर से घिरे दफन स्थल, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दफना दिया गया और इसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, बहुत सुंदर तरीके से सजा सजा के, ठीक है, इस तरीके से लगाया जाता था। इसी को महापाषाणी संस्कृति कहते हैं। यह कब था, तो 3000 साल पहले था, यह जरूर याद रखिएगा, 3000 साल पहले। 2500 ईसा पूर्व क्या था, सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व जो है मेहरगढ़, जहाँ पर गेहूं, जौ की खेती, भेड़, बकरी, गाय, बैल पाले जाते थे। कोल्डिवा, ठीक है, कोल्डिवा या
चोपानी मांडो, यह दोनों स्थल याद रखिएगा, कोल्डिवा और चोपानी मांडो, यह दोनों उत्तर प्रदेश में है। धान की पहली खेती यहाँ से, मतलब यहाँ का मतलब यहाँ पर साक्ष्य मिलता है, धान की पहली खेती यहाँ से हुई थी। मगध क्षेत्र गंगा के दक्षिण में है, शक्तिशाली शासक और विशाल साम्राज्य था, तो ये हम लोग जानते ही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कोल्डिवा और चोपानी मांडो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मानव संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो मानव का कैसे संपर्क होता था, संस्कृति का कैसे आदान प्रदान होता था। तो लोग पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र पार करके एक जगह से दूसरी जगह लोगों से मिलने जुलने के लिए जाया करते थे, मतलब कुछ काम के लिए जाते थे लेकिन मिलते जुलते रहते थे। वस्तुओं का आदान प्रदान, खरीद बिक्री होता रहता था। विदेशी लोग, धार्मिक गुरु और शासक जैसे बाबर भारत आते रहते थे, ठीक है। विदेशी लोग भी भारत आते थे, धार्मिक गुरु और शासक जैसे कि बाबर आया था, उससे पहले घोरी आया था, बहुत लोग आए थे, ठीक है। बहुत सारे शासक यहाँ पर भारत में राज करने के लिए आया करते थे। इस आवागमन से भारतीय संस्कृति समृद्ध हुई। देश का नाम कैसे पड़ा, तो देखिए यूनानी और ईरानी लोग जो थे वह आए थे, मतलब भारत आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी नदी देखी, सिंधु नदी देखी, ठीक है। तो सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा, इंडोस या हिंदोस बोला, ठीक है। सॉरी, सिंधु नदी को उन्होंने इंदस बोला, ठीक है। और इंदस नदी के पूरब में जो भी एरिया है उसको हिंदोस या इंडोस बोला। तो इसी से शब्द बन गया इंडिया या हिंदुस्तान, ठीक है। फारसी में इसको हिंद बोलते हैं या हिंदुस्तान बोलते हैं। भारत का नाम कैसे पड़ा, तो भरत नामक एक कबीला था, ठीक है, उससे नाम पड़ गया भारत। उल्लेख कहाँ पर है, तो 1500 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।